हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ किसी भी इमोशनल हीलिंग जर्नी में फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट कैसा होना चाहिए। देखिए, कोई भी पर्सन जो सफ़र है उसके इमोशंस इस टाइम डिस्टर्ब्ड हैं। ओवरवेलमिंग वे में वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। उसको एक्चुअली खुद को नहीं पता कई बार वो क्या कह रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या रियलिस्टिक है, क्या सिर्फ उसका मन ज़िद से चाह रहा है। वो एक्चुअली पूरी तरह से अपने सेंसेस में नहीं होता है। वो जानता है बहुत कुछ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी कई बार इमोशंस पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो जो समझदारी है, विजडम काम नहीं आता है। ऐसे में फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें फैमिली सपोर्ट तो कर रही होती है, जिसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही होती है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाल चाल नहीं पूछते हैं, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट उस टाइम चाहिए या एक पर्सन जो कि सफ़र है उसको एक्सपेक्टेड होता है, कई बार उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग इस स्टिग्मा टैबू से बाहर आकर ओपन अप हो रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत केयर कंसर्न शो करते हैं और चाहते हैं कि जो भी इश्यूज़ आए हैं वो सब ठीक हो जाएं और बहुत जल्दी पर्सन वापस नॉर्मल लाइफ में कम बैक कर जाए। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स को कुछ और बातों का ध्यान रखना है, उन स्पेशल बातों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। पहली जो है वो है पेशेंस। पेशेंस, आपका धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि देखो, अब हम सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी, हम इमोशनल सपोर्ट भी देने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहे हो। समझने वाली बात यह है कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम है, उसकी पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, उसको रीसेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो पेशेंस खोकर अगर आप किसी पर्सन को उसकी बात सुने बिना बस एडवाइस देना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर वो पर्सन आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आप उसे समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आप उस पर्सन की बात सुनने से पहले ही बीच में काट कर अपनी बात कहना चाहते हैं और उसको एक्सप्रेस करना आप पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। आप उसकी जो वेंटिंग प्रोसेस है उसमें दखल डाल रहे हैं और फिर आप उसको वो बता रहे हैं जो कि है तो सही कि मूव ऑन तो करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, उसको अपना रूटीन पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये सब पता है उसे, यही उसका थेरेपिस्ट भी बता रहा है, लेकिन फैमिली मेम्बर के मुंह से ये बातें बार बार सुनना किसी भी पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब भी उस पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। आपको समझना है कि वो पर्सन बार बार कुछ बात रिपीट भी कर सकता है, आपको उसकी रिपीटेड बातें भी सुननी होंगी, क्योंकि ये वेंटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने अंदर की जो बौखलाहट है, जो परेशानी है, उसको बाहर निकाल रहा है, तो उसको बहुत पेशेंस से सुने। जब आप उसे सुन रहे हो तो उसे एक्नॉलेज भी करें, हाँ हूँ, बीच में आप ऐसे बोलते रहें, गर्दन हिलाते रहें, अपने एक्सप्रेशन से कुछ उनके जो बातें कही हुई हैं उसको एक दो वर्ड पकड़ कर रिपीट करके आगे की बात उनसे पूछें। तो इस तरीके से क्या है, उस पर्सन को कनेक्टिविटी लगेगी कि हाँ, पेशेंस से मेरी बातों को सुना जा रहा है। आप इस बात का माइंड मेकअप कर लीजिए कि किसी भी साइकोलॉजिकल हीलिंग जर्नी में कम से कम 6 महीने का समय तो लगता ही है। 6 महीने से लेकर साल, 1.5 साल का भी समय लगता ही लगता है। ये डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कितना ज़्यादा हर्ट है, उसको कितनी परेशानी है, कितनी बॉदरेशन उनके दिमाग में चल रही है। अब वो जो भी पर्सन है उसको ही पता है कि असलियत में उसके ऊपर क्या बीत रही है। बाहर से वो आपको फिज़िकली ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है कैसे पता चल रहा है? बहुत ज़्यादा अगर वो रो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, कभी लग रही है कभी नहीं लग रही है, मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातों पर आपने नोटिस किया कि कोई पर्सन ओवर रिएक्ट कर रहा है। इस तरह से अनेकों बहुत सारे लक्षण होते हैं। शरीर में कहीं कहीं वो कंप्लेंट बता रहा है, कभी दर्द की बता रहा है, कभी उसको लग रहा है हार्ट बीट बढ़ गई है। तो बहुत सारे ऐसे क्लूज़ होते हैं जो बताते हैं कि मन की परेशानी चल रही है। अब तन पे चोटें लगने हर समय ज़रूरी थोड़ा ना ये बताने के लिए कि कुछ तकलीफ़ है। मन की तकलीफ़ शरीर की तकलीफ़ से भी बहुत बड़ी होती है। तो सामने वाले के बिहेवियर से आपको पता चल रहा होता है कि वो वास्तव में
तकलीफ़ में। यकीन मानिए कोई भी इंसान जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा रोएगा या बार बार कहीं ना कहीं शरीर में कुछ दर्द होने की या तकलीफ़ होने की कंप्लेंट करेगा, या फिर उसकी आंखें ऐसी लगेंगी जैसे सूजी सूजी सी रोई रोई सी। कोई भी इंसान ऐसा जानबूझ के नहीं करता। वो क्यों अपनी लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब करेगा? तो हमें समझना है कि मन की गड़बड़ी शरीर की गड़बड़ी से भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मन गड़बड़ होते ही शरीर बहुत ज़्यादा जल्दी गड़बड़ हो जाता है। तो हमें पेशेंस से काम लेना है। ये नहीं कि समझ क्यों नहीं रहा है ये पर्सन, समझना चाहिए ना, हम इतना कर रहे हैं। नहीं, उस टाइम पर ऐसा करने से आपको बचना है, तो पेशेंस ज़रूर रखना है। दूसरा, कोई भी बात आपको दिल पर नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा पर्सन कई बार थोड़ा सा रूड हो सकता है, हार्श हो सकता है, उसकी टोन ऐसी हो सकती है जैसे कुछ ब्लेमिंग सी हो। लेकिन हमें इस बात को दिल पर नहीं लेना है। हमें समझना है कि जो भी इंसान बीमार होता है वो अपने डिस्कम्फर्ट को कई बार संभाल नहीं पाता, और उसके कुछ बिहेवियर में इस तरह से रॉन्ग मैसेज आपको मिल जाता है। अब हम सोच रहे होते हैं कि हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, फिर भी हमें ब्लेम किया जा रहा है या हमें ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा। उस टाइम पर कोई भी बात आपको अपनी ईगो पर नहीं लेकर जानी है, क्योंकि वो आपको नहीं कहा जा रहा, वो बस फ्रस्ट्रेशन उसकी आवाज़ में, उसके शब्दों में निकल रही है। आपको घर पर थेरेपिस्ट का रोल प्ले करना है। जिस तरह से थेरेपिस्ट के सामने अगर कोई इस तरीके से बौखला रहा होता है, तो थेरेपिस्ट समझ रहा होता है कि उसकी बौखलाहट क्यों है। सो हमें ये चीज़ समझते हुए, एम्पैथाइज़ करते हुए सामने वाले की बौखलाहट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से संभालना है। अगर वो इस तरीके से कह रहा है, हाँ मैं समझती हूँ कि इतना सहन करने की शक्ति सब में नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक थेरेपिस्ट, एक जैसे नर्स होती ना, सेवा करती है, इस भाव से अगर आप अपने आप को मान लेंगे और सोचेंगे कि ये पर्सन अभी बहुत बड़े डिस्कम्फर्ट में है और मुझे इसको सेवा करनी है, मुझे इसको अपनाना है ऐसे में भी, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके अंदर वो सहन शक्ति अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब आप सिर्फ़ और सिर्फ उसे उस रिश्ते से देखेंगे कि ये मेरी बेटी होकर, बेटा होकर ऐसे कैसे बात कर सकती है, इसे तमीज़ नहीं है कि माँ बाप से कैसे बात की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अहम बीच में आकर खड़ा हो जाएगा और वो जो हीलिंग जर्नी है उसमें रुकावट आ जाएगी, क्योंकि बार बार आपका उस पर्सन से बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। और फिर जो आप और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, जो थेरेपिस्ट भी उनको कुछ बता रहे हैं या फिर वो अपने लेवल पर भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ, उसकी स्पीड जो है ना बहुत स्लो हो जाएगी। क्योंकि पर्सन जब इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो वो बहुत बार जो उसे बताया गया है वो फॉलो नहीं करेगा, है ना। उसको लगेगा क्या ही करना है, जब मेरी फैमिली ही मुझे नहीं समझ रही है, मेरे साथ नहीं दे रही है, तो मैं क्यों करूँ ये सब कुछ। उसके अंदर और निराशा भर सकती है। तो ये बुरा किसी को भी लग सकता है, लेकिन आपको समझना है कि थोड़ा सा सहन शक्ति ज़्यादा आपको बढ़ानी है उस टाइम पर। और सामने वाला जिस भी तरीके से आपसे थोड़ा रूड भी होकर अगर बात कराए, वो बीमार है लेकिन आप तो सही है ना, तो आप ही से उम्मीद की जा सकती है कि आप उसे समझें। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी सपोर्ट का ताना नहीं देना होता है। किसी एक तरफ तो आपने भी सपोर्ट करा और फिर दूसरी तरफ आपने ताना दे दिया कि इतना इतना किया जा रहा है तुम्हारे लिए, और क्या करें, जान ही दे दें क्या अपनी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, उसके माँ बाप को देखो, इसके माँ बाप को देखो। इस तरीके से करके कंपैरिजन कर कर आपको ताना बिल्कुल देने से बचना है, क्योंकि जितना भी आप करते हैं उस सब पर किए कराए पर, कहते हैं ना, आपने पानी फेर दिया, एक कहावत है। तो ऐसे ही आप अभी एक इंसान को आपने क्वालिटी टाइम देने की कोशिश की है ना, उसकी जो आवाज़ में झल्लाहट थी उसे आपने बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आप ट्रिगर होकर इस तरीके से बोल देते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जो आपने किया था वो सब आपने बेकार कर दिया है, बल्कि और ज़्यादा हर्ट होगा। अगली बार आप करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला पहले ही डिफेंसिव हो जाएगा कि अभी ये कर रहे हैं, फिर बाद में मुझे सुनाया जाएगा। तो हो सकता है वो आपसे एक्सप्रेस करना बंद कर दे, हो सकता है वो आपसे भावनात्मक दूरी बना ले। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका जो है ना, ताना देने से या उसे बार बार जताने से आप बचें। जताना ही है तो प्यार जताइए। जितना ज़्यादा प्यार और केयर जताएंगे आप, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो चौथी बात होती है वो ये होती है कि जब भी आपका कोई पर्सन ट्रीटमेंट ले रहा है तो आप कोशिश करें कि आप भी उसके थेरेपिस्ट से बात करें, क्योंकि अगर आप थेरेपिस्ट से बात करते हैं तो आपको अपनी पर्सन की ट्रू कंडीशन एक अलग ही नज़रिए से पता चलती है। क्योंकि अगर आपके पास एक चैनल से कुछ बात आ रही है तो वो फ़िल्टर होकर आ सकती है, लेकिन जब आप डायरेक्ट थेरेपिस्ट से बात करते हैं तो थेरेपिस्ट आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझाते हैं जिससे कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को डील करना आता है। और आपके मन में भी कोई बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप डायरेक्ट उस पर्सन से नहीं कह सकते, क्योंकि वो उस पर्सन को बुरा लग जाएगा और आपकी मेहनत
जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रिश्ता ख़राब हो जाएगा, तो वो बातें आप थेरेपिस्ट से कह सकते हैं और थेरेपिस्ट अपनी तरीके से वो बातें उनको समझा सकते हैं। तो थेरेपिस्ट से कनेक्टिविटी बनाए रखना भी एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है, जिससे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत जल्दी हील कर पाते हैं। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये ध्यान रखनी होती है कि हम सभी लोग यूनिक होते हैं। हम जो भी दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे के लिए कुछ करते हैं, वो सब कुछ अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि जो इंसान सफ़रर है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके नज़रिए से हमें एफ़र्ट्स डालने होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने नज़रिए से कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिचुएशन में आपके लिए मूव ऑन करना बहुत आसान है, किसी को किसी ने रिजेक्ट कर दिया और उस रिजेक्शन को आप अपनी ईगो पर लेकर आपने कहा अच्छा मुझे क्या रिजेक्ट किया है, चल मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ, भाड़ में जा तू। आपने तो इस तरीके से संभाल लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरा पर्सन भी इस तरीके से संभालने की स्थिति में हो सकता है वो रिजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाए और वो इंसान इस बात को अपने दिल पर एज एन इंसल्ट ले जाए और वो इस बात से सफ़र करे। तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे को डील कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए इतना आसान है तो यार ये तो आसान ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं समझ रहा है सामने वाला। आपको ये बात समझनी होगी कि हर एक के लिए सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। क्यों कोई पर्सन अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा, अपने थेरेपिस्ट से ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, छोटी छोटी बातों के लिए उनसे शेयर करना, उनसे एडवाइस लेना, उनकी बात मानना, और फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि सिर्फ आपकी सुनी जाती है, हमारी तो कुछ सुनी ही नहीं जाती है। आप किस तरीके से समझाते हो ऐसा कि आपकी तो हर बात दिमाग में फिट हो जाती है। क्या फ़र्क होता है कि हम अपने आप को डिटैच फॉर्म में रखते हैं और हम सामने वाले को समझकर उसकी तरीके से उसको हैंडल करते हैं। मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को ऐसे हैंडल नहीं करती जैसी मैं हूँ। मैं सामने वाले की पर्सनालिटी के हिसाब से उसको समझकर उसको उस तरह से हैंडल करती हूँ। इसलिए वो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि ये जो भी बात है वो मेरे वेलफेयर में कही जा रही है और उसको वो मानता है। तो इस तरीके से फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सा अपने जो क्लोज पर्सन है जिसकी हेल्प करना वो चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है। अब आप कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए, जब बात करते हैं तो किस बात पर उस पर्सन का पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन आता है, उसको किस तरीके से ज़्यादा आपका टाइम पसंद है या आप उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा एक्शंस लेते हैं, एफर्ट्स करते हैं, क्या पसंद आ रहा है उस पर्सन को और क्या ना पसंद आ रहा है। वो पर्सन कैसा है कि किसी चीज़ के जो आप कह रहे हैं उसकी मीनिंग निकाल रहा है और अपने ही कुछ अजम्पशन करता है, या वो बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, बहुत शॉर्टकट में बात करना चाहता है, टू द पॉइंट बात करना चाहता है। तो वो किस तरीके का उसका पैटर्न है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, जैसे बच्चे ही हैं तो आपने उनको बड़ा किया होता है तो आपको पता ही होता है मेरा कौन बच्चा कैसा है। ऐसे सिबलिंग्स को भी पता होता है कि मेरा बहन भाई कैसे है। तो यही जो क्लोज लोग होते हैं उनको जनरली पता ही होता है कि ये कैसे हैं। आपको इस वक्त में, जिस वक्त उनका इमोशनल फेज चल रहा है, ऐसे वो डिस्टर्ब हैं किसी भी बात पर, उस टाइम पर उनको कुछ अलग नज़रिए से समझना होता है। एक होता है हमारा रेगुलर बिहेवियर पैटर्न और एक होता है हमारा स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न जो कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में होता है। जैसे इन जनरल एक पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है, कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन जब बात इमोशंस पर आती है, बात वहाँ पर उसके कुछ फियर्स आते हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं कि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन है किसी पर्सन को, या फिर किसी पर्सन को ये फियर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी इस तरीके के फियर है, या किसी को फियर ऑफ फेलियर है, कुछ भी ऐसे, और उनके वो फियर ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस टाइम पर वो पर्सन ऐसा लगता है कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो हमने अपनों के साथ बहुत सारी सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से उनको बिहेव करते हुए देखा होता है। तो जिस टाइम जैसी भी सफरिंग किसी इंसान की लाइफ में चल रही होती है, उस टाइम के पैटर्न्स को देखिए कि जनरली वो कैसा बिहेव करते हैं उस सिचुएशन में, और फिर उनको धीरे धीरे उस तरीके से संभालने की कोशिश कीजिए। और उनको ये चीज़ बताइए कि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी ये भी छुपी हुई है। आपका एक पार्ट ये भी जानता है कि सिचुएशंस को नॉर्मली कैसे डील किया जाता है, कैसे कॉन्फिडेंट रहा जाता है। और अगर आप इस चीज़ में कुछ और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे या अपने अंदर थोड़ा सा एक करेज लेकर आएंगे कि सिचुएशन को मुझे फेस करना है, तभी पता चलेगा कि सिचुएशन इतनी बाकी जितनी टफ़ लग रही थी उतनी टफ़ है भी, या सिचुएशंस को थोड़े सा हिम्मत रख के संभाला जा सकता है। तो थोड़े आप अपने इनपुट्स दे सकते हैं, थोपने के उससे नहीं, एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर बाद में ये ज़रूर कह दें कि बाकी
आप पर भी भरोसा है कि आप सोच समझकर कोई राइट स्टेप लोगे, क्योंकि आप खुद ठीक होना चाहते हो, क्योंकि आप खुद इन सब से ओवरकम करना चाहते हो। तो वहाँ पर सामने वाले की सेल्फ एस्टीम को थोड़ा बूस्ट करने की कोशिश करें, थोपने की बजाय सिर्फ एक एडवाइस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, और सामने वाले को यही यकीन दिलाना है कि वो इतना कैपेबल है कि इतने टफ टाइम में भी वो अपने आप को संभाल सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। आपके पॉजिटिव वर्ड्स कि यस वो पर्सन अपनी रेजिलेंस पावर को जगा सकता है अपने अंदर, उसके अंदर बाउंस बैक करने की कैपेसिटी है। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स का रीइंफोर्समेंट कर कर आपके पॉजिटिव सजेशंस बार बार जब जाएंगे उस पर्सन के अंदर, तो हेटेरो हिप्नोसिस को आपको बहुत पॉजिटिवली अप्लाई करना होता है। बार बार रिपीटेडली पॉजिटिव सजेशंस आपको उस पर्सन को देने होते हैं। तो उससे क्या होता है, उस पर्सन को धीरे धीरे हिम्मत फिर से मिल जाती है और वो पर्सन उस फेज से बाहर आ जाता है। तो आज मैंने कुछ बातों के बारे में डिस्कस किया जिन बातों का खास ख्याल रखकर आप अपने पर्सन की मदद कर सकते हैं और उसकी साइकोलॉजिकल हीलिंग जर्नी को और प्लेजेंट, ईजी बना सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे ताकि आपके वो प्रियजन जो भी सफ़र कर रहे हैं वो बहुत जल्दी अपने दुख से बाहर आ जाएं और वापस से नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी जिएं। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।